इंग्लिश विद अनोनिमस। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज द पोएम इकोइंग ग्रीन। अब सबसे पहले तो ऑथर का इंट्रोडक्शन। विलियम ब्लेक जो हैं ये एक इंग्लिश पोएट हैं। बाय इंग्लिश पोएट इट मींस कि ये यूके से बिलोंग करते हैं या ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट हुई। देन इनके और प्रोफेशन क्या थे? ये पेंटर भी थे, प्रिंट मेकर भी थे एंड रेडिकल विजनरी ऑफ द रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज क्या है? ये वो रोमांटिक नहीं है जो हम कॉमनली अंडरस्टैंड करते हैं बिटवीन द कपल्स और जो लव अफेयर्स होते हैं, ये वो वाला रोमांटिक नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि ये रोमांटिक मूवमेंट क्या थी। देन जो विलियम ब्लेक है उनकी इंटेलेक्चुअल थॉट क्या है या उनके पर्सपेक्टिव क्या थे? वो ये बिलीव करते थे कि नेचर जो है वो एक मिरर है ह्यूमन माइंड का। अब ह्यूमन माइंड का मिरर कैसा है? ह्यूमन माइंड के लिए मिरर नहीं है, ह्यूमन माइंड का मिरर है। इट मीन्स के ह्यूमंस जो हैं वो थ्रू ऑब्जर्वेशन वो क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल लैंडस्केप है उसे इमेजिनेशन भी दे रहे हैं और उसे कंसीडर भी कर रहे हैं। मतलब ब्यूटी इज behold इन द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर, या इस तरह का एक कोट है। इसमें ये बताया जाता है कि खूबसूरती जो होती है वो देखने वाले की आंख में होती है। अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म क्या है? ये 1798 में स्टार्ट हुई एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, लेकिन इससे पहले क्या बैकग्राउंड है 1789 का, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसमें फ्रीडम की बात की गई, जिसमें फ्रांस की आवाम ने जो उनके ऊपर मुसल्लत मोनार्की थी या बादशाहत थी उसे उठा के बाहर फेंक दिया। अब रोमांटिसिज्म में क्या था? रोमांटिसिज्म में वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही इन्फ्लुएंस था। अब इसमें था क्या कि आपको लिबरेशन चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी इमेजिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। नेचर जो है आपके लिए वो डिवाइन है, सूदिंग है। इवन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कि कॉमनर्स हैं या डे टू डे लाइफ में जो लोग हैं, इवन वो क्या होते थे? आपका सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री और द टॉक ऑफ लिटरेचर। अब इससे पहले क्या था? मोनार्की को कंसिडर किया जाता था या क्लासिसिज्म था। क्लासिसिज्म में क्या था? रूल्स से एक्सपेरिमेंटेशन मना थी, एक स्ट्रिक्ट किस्म का उनका स्ट्रक्चर था। बट रोमांटिसिज्म ने उस सारी चीज़ को रिमूव कर दिया। अब इसे लैंग्वेज को भी इन्होंने इजी बना दिया। अब इसमें जो दो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, एक विलियम वर्ड्सवर्थ है और दूसरा सैमुअल टेलर कॉलरिज है। इन्होंने लिखा टू द प्रोलूड टू लिरिकल बैलेट्स। अब उसके अंदर क्या किया वर्ड्सवर्थ ने? सबसे पहले इस कंसेप्ट या थॉट को इंट्रोड्यूस कराया। अब इसी ही थॉट से जो विलियम ब्लेक हैं वो भी रिलेट करते हैं। अब अगेन किस तरह से रिलेट करते हैं कि जो नेचर है उसके साथ ये कनेक्ट करते हैं लाइफ को, और ह्यूमंस को देखते हैं इन रिलेशन टू द नेचर। अब ये इतना बड़ा ट्रेंड क्यों आया या ये थॉट क्यों चल रही थी वेस्ट में? 1760s में वेस्ट में ही क्या हुआ, इंजन इन्वेंट हुआ, हीट इंजन, ट्रेन का जो इंजन होता है। अब वहाँ से वो जब चीज़ इन्वेंट हुई तो उसके साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो अर्बनाइजेशन हो गई, शहर बनना शुरू हो गए। अब लोग जो थे वो आदी थे नेचर के साथ रहने के या नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने के। अब वहाँ से जब वो उठ के आ गए शहरों में, तो अब शहर का वो जो कंजस्टेड इन्वायरमेंट था, जो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ थी, उसने उन लोगों को रिपल्स कर दिया। अब रिपल्स सबको तो नहीं किया, लेकिन उनमें से जितने लोगों को किया इस चीज़ ने रिपल्स, उन लोगों ने फिर इस चीज़ के ऊपर क्या लिखी? पोएट्री लिखी। और उसमें जो नेचर थी, नेचर डिवाइन थी। अब इमिली डिकिंसन की जो पोएम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, अब उसमें जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म है। अब उसके अंदर भी अगेन क्या है कि अगर आपको ट्रांसेंड करना है या आपको एलिवेट होना है दुनिया की मुश्किलात से,
तो नेचर आपके लिए क्या है, एक सूदिंग इन्वायरमेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, नेचर का बताया जा रहा है। अब आपकी सेंट्रल थीम इसमें क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी के जो फेजेस हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि बर्थ है, यूथ है, ओल्ड एज है एंड देन डेथ है। और इसी चीज़ को कंपेयर किया है विद द फेजेस ऑफ ए डे या फेजेस ऑफ द नेचर। अब फेजेस ऑफ द नेचर या डे क्या है, डे में वही है मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ख़त्म, या नाइट कह सकते हैं आप। अब शाम जो है वो एक एंडिंग फेज है एक दिन का। इसमें सेकेंडली इसमें क्या हो रहा है, इस सीन में सेकेंड सब आइडिया इनोसेंस है चाइल्डहुड की, विद विजडम और मेमोरीज हैं ओल्ड एज की, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट है यूथ या चाइल्डहुड का विद द ओल्ड एज। तीसरी चीज इसमें क्या है कि इस पोएम में एक हार्मनी दिखाई गई है, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस दिखाई गई है कि अमन व अमान के साथ चाहे नेचर है चाहे इंसान है वो पीसफुली क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इससे बेसिकली नेचुरल रिदम्स ऑफ द डे जो है उनके साथ इसे मिरर किया गया है, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ भी रिलेट करती हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में जिसमें यही हार्मनी रिलेशनशिप का पूछा हुआ है। मतलब इमिली डिकिंसन की पोएम में भी है, बर्ड केम डाउन द वॉक, और यहाँ पे भी है। दोनों में आपसे क्या पूछा हुआ है कि आप रिलेशन बताएं, ह्यूमंस का क्या रिलेशन है नेचर के साथ, या क्या बॉन्ड या क्या कनेक्शन है। अब इक्विंग ग्रीन में क्या है, हारमोनियस और पीसफुल है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कितना पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं सब, चाहे ह्यूमंस हैं या चाहे नेचर है या उसमें बर्ड्स हैं। लेकिन जब आप इमिली डिकिंसन की पोएम की बात करते हैं कि वहाँ पे क्या रिलेशन है या वहाँ पे क्या कनेक्शन है, तो उधर क्या है, द रिलेशन इज़ वन ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। कि जब इमिली डिकिंसन बर्ड को क्रम ऑफर करती हैं तो बर्ड उस चीज़ को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। गोइंग ऑन टू द फर्स्ट सेंटेंजा, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, the skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our spores shall be seen on the echoing green. अब ये आपका पहला सेंटेंसा है। इसमें जो वर्ड है स्काईलार्क एंड थ्रश, ये बेसिकली क्या है, परिंदे हैं जो कि वहाँ पे कॉमन है वेस्ट में। बाकी इसमें क्या है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है इक्विंग ग्रीन का, कि वहाँ पे क्या है, एक हैप्पी और चेयरफुल इन्वायरमेंट है। सबसे पहले तो इस सेंटेंजा का सेंट्रल आइडिया यही है कि एक वाइब्रेंट लाइफ है और मॉर्निंग एनर्जी है, कि दिन के शुरुआत में जो एनर्जी होती है या जो एक्साइटमेंट होती है उसके बारे में बात की गई है। अब इसकी पहली दो जो लाइंस हैं उनमें विजुअल इमेजरी है। अगर आपने लिटरेरी डिवाइसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि आपको अगर लिटरेरी डिवाइसेस या फिगरेटिव लैंग्वेज की समझ नहीं है तो आपके लिए पोइट्री को इंटरप्रेट करना या उसे डीकोड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आप उसे उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते और ना ही आप उस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाते हैं। अब विजुअल इमेजरी क्या है, ये वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो राइटर है वो 5 सेंसेस यूज़ करके रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो इमेज क्रिएट की जा रही है वो किसकी है, कि भाई खूबसूरत इन्वायरमेंट है, आसमान के ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सूरज तलू हो रहा है, और हर तरफ क्या है, मैरी बेल्स की साउंड है, चेयरफुल साउंड है, हर तरफ खुशी ही खुशी है। अब ये बेसिकली जो इमेजरी है इसके ऊपर आपका पहला क्वेश्चन भी है, बट एक्टिविटीज आर बीइंग कैरीड ऑन द इक्विंग ग्रीन। अब अगेन आप उसमें सारी एक्टिविटीज मेंशन कर सकते हैं, या जब हम वो क्वेश्चन आंसर वाली भी एक्सरसाइज जब हम कर रहे होंगे तो उसमें भी एक्सप्लेन किया। अब इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज। अब सूरज जो है उसे क्या कर दिया गया है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हैं, कि जिस तरह इंसानों के अंदर क्वालिटीज होती हैं कि वो खुश होते हैं, नाराज होते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, इसी तरीके से सूरज को भी वही चीज़
दे दी गई है। अब ये आपके एक पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ लाइन। अच्छा, ओवरऑल पहली दो लाइन में क्या है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है ऑफ प्योर जॉय। थर्ड एंड फोर्थ लाइन में क्या है आपके लिए, ऑडिटरी इमेजरी है। अब ऑडिटरी इमेजरी में क्या है, बर्ड्स की साउंड्स हैं, वो सिंग कर रहे हैं, मैरी बेल्स की साउंड है। अब ये सारी चीजें जो है ये किस चीज को वेलकम करने के लिए हैं, स्प्रिंग, बहार को। अब मतलब क्या है, हर तरफ क्या है, खुशियों का समा है। अब स्प्रिंग जो है अब वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, या उसमें हिडन मीनिंग क्या है, अब वो है रिन्यूअल एंड न्यू बिगिनिंग्स, कि एक नई शुरुआत हो रही है या एक नया दिन है। अब 5 to 8 लाइंस जो हैं इनमें अगेन विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी है। अगेन वही बर्ड्स जो हैं वो सिंग कर रहे हैं। अब इससे ओवरऑल इस सेंटेंसा में आपको बताया क्या जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि हार्मनी है, अमन है, सुकून है, किसके दरमियान, नेचर और ह्यूमन सेलिब्रेशंस में, कि ये दोनों क्या है, पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ पे कर रहे हैं, इकोइंग ग्रीन में। अब इकोइंग ग्रीन क्या है, यहाँ पे इकोइंग ग्रीन सिंबॉलिक हो सकती है टू द अर्थ। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जिसमें आपसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग चलती है, डिफॉरेस्टेशन होती है और इस तरह के और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो फिर ये जो इकोइंग ग्रीन है ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, या किस तरह इसमें चेंजेस आ जाएंगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि इकोइंग ग्रीन विलियम ब्लेक के लिए सिर्फ उनकी कम्युनिटी के अंदर वो जो एक पार्क था या उनके देहात में जो एक जगह थी वो नहीं है। इकोइंग ग्रीन पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द 9th and 10th लाइन। अब इसमें क्या है, वही इकोइंग ग्रीन जिसे मैंने बता दिया कि वो किसे रिफ्लेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अर्थ। और दूसरा इसमें क्या है, चिल्ड्रन स्पोर्ट्स हैं, अब जो कि किस चीज़ को बताते हैं, विटेलिटी ऑफ यूथ, के जब जवानी है या जब एनर्जी है तो आप किस तरह से ज़िंदगी और चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते हैं। अब जो सेकंड सेंटेंस है ये टोटली कंट्रास्ट कर रहा है पहले सेंटेंसा को। अब इसमें अगेन क्या बताया जा रहा है, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवेक हियर, सिटिंग अंडर द ओक among the old folk, they laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in in our youth time were seen on the echoing green। अब अगेन यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट है टू द ओल्ड एज या टू द ओल्डर जनरेशन, कि वो जब बैठ के देख रही है बच्चों को तो वो क्या सोच रहे हैं। अब इसमें ओक जो है, अब ये एक दरख्त है, ये आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, शेडेड ट्री है। दूसरा इसमें अगेन आपको पूरी इमेजरी रिप्रेजेंट की है जिसमें नॉस्टैल्जिया और मेमोरी। अच्छा, इस सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया है वो है ओल्डर जनरेशन के ऊपर, और उनकी क्या है, रिफ्लेक्शन है या उनका नॉस्टैल्जिया है। किस चीज़ पे रिफ्लेक्शन है और नॉस्टैल्जिया, ऑन द पैसेज ऑफ टाइम, कि गुजरे हुए वक्त और ज़माने में। यहाँ पे जो पोइट इंट्रोड्यूस कर रहा है ओल्ड जॉन को और उसके वाइट हेयर को, अगेन ये क्या है, विजुअल इमेजरी है जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ओल्ड एज को या द पैसेज ऑफ टाइम, कि भाई वो जो जनरेशन है उसकी ज़िंदगी में सारा वक्त गुजर गया और वो गुजरने के साथ ही उनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, उनके चेहरों पे भी झुर्रियाँ आ चुकी हैं। थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या है, दे सिट अंडर द ओक। अब ओक क्या है, ओक ट्री सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन है, और वो क्या है, ओल्ड फॉक को अब क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब उनमें वो एनर्जी नहीं है, अब वो उनमें एक्साइटमेंट और जॉय नहीं है। बट क्योंकि वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। फिफ्थ और सिक्स लाइन में क्या है कि बच्चों के जो लाफ्टर हैं या उनका जो खेलना है या उनके जो स्पोर्ट्स हैं, अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है, पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ स्टेजेस। ये पीसफुल एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, ये ओल्ड फॉक कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी उस एज पे या उस टाइम पे या उस थिंकिंग पे नहीं पहुंचे होते कि वो लाइफ के सारे फेजेस के ऊपर कंटेम्पलेट कर सकें, सोच सकें। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि बिहाइंड कौन है, पीछे कौन है, वो विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक क्या कर रहा है, वो इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है
कि ये जो लाइफ के फेजेस हैं इनमें क्या रिफ्लेक्शन है यूथ की और क्या रिफ्लेक्शन है ओल्ड एज की। अगेन आप इसमें बताएंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ है बाय ओल्डर जनरेशन। सेवन्थ और टेंथ लाइन में क्या है कि अब इनके दरमियान क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। अब वो जो ओल्ड जनरेशन है वो आपस में भी कन्वर्सेशन कर रही है और उसमें वो किस चीज़ में जा रहे हैं, मेमोरी और कंटिन्यूटी में। मेमोरी में क्या है वो बताते हैं कि हम भी जब इनकी तरह अपनी जवानी में थे या यूथ में थे या जब हम बच्चे थे तो हम भी इस तरह क्या करते थे, इकट्ठे खेलते थे और इंजॉय करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया, अब हम ओल्डर जनरेशन बन गए। तो अब ये क्या है, ये अपनी यूथफुल जॉयस की इकोज जो है, इको अगेन क्या है, गूंज, जो कि हम किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं या किसी हॉल में ठहरे हों तो हमारी ही आवाज़ एक दो सेकंड बाद टकरा कर वापस हमारे पास आ रही होती है। तो अगेन क्या है, ओल्डर जनरेशन को यंगर जनरेशन में अपनी ही इको या अपनी ही यूथ दोबारा दिखाई दे रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंजा एंड द लास्ट वन। Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sports no more seen on the darkening green. अब अगेन इसमें क्या है, टोटली इन्वायरमेंट चेंज हो गया है कि वो जो इक्विंग ग्रीन था अब वो क्या बन गया है, डार्कनिंग ग्रीन बन गया है। कि एक वो जो दिन का पूरा चक्कर था वो कंप्लीट हो गया। अब फाइनल फाइनल सेंटेंसा के अंदर क्या है, कंक्लूड हो रहा है साइकिल ऑफ द डे, कि पूरा जो दिन है वो गुजर गया है, अब वो एक्टिविटी से किसकी तरफ चले गए हैं, रेस्ट की तरफ। अब क्या है, आराम और सुकून हो रहा है। अब पहली और दूसरी लाइन में क्या आपको बताया जा रहा है कि बच्चे जो है वेरी है, वो थक गए। अब इससे क्या पता चल रहा है कि उनकी जो प्लेफुल एनर्जी है वो अब क्या हो गई है, एंड हो गई है। देन आपके लिए क्या है, मेटाफर यूज किया है, द सन डज डिसेंड। अब सन डज डिसेंड मेटाफर क्यों है, अब ये कंपेयर कर रहा है, किस चीज से कंपेयर कर रहा है, जैसे कि हमने स्टार्ट में थीम में देखा कि ये सिर्फ सिंपली फेजेस ऑफ द डे नहीं है, इनके साथ साथ जो एक और चीज रिलेट हो रही है, दैट इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब ये जो सूरज का डिसेंड होना है, ये सिर्फ सूरज का डिसेंड होना नहीं है, ये किस चीज को मिरर कर रहा है, एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड द अप्रोच ऑफ ओल्ड एज और द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्या वो जो बच्चे खेल रहे थे, जब वो भी क्या करेंगे, एंड पे थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो वो भी फिर क्या बन जाएंगे, ओल्ड जॉन बन जाएंगे। वो भी फिर उस बेंच के ऊपर बैठ के देखा करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को। अब हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह है, उनका एक कोट है या अक़वाले ज़री है, वो कहते हैं कि शहरों की रौनकें आबाद रहती हैं, लेकिन जो शक्लें हैं, जो चेहरे हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। अब ये फिनोमेना एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ओल्ड जॉन की एज तक जाना पड़ेगा, या आपको 30s 40s तक की लाइफ में जाना पड़ेगा। देन आप जब जाएंगे अपने उसी शहर, अपने उसी गांव, तो आप उसमें नए चेहरे पाएंगे। जिन चेहरों को आप देखते हैं, आप यूज टू हैं, वो चले जाएंगे। सेम इज हैपनिंग हियर। नेक्स्ट क्या है, सिमिली यूज की है, जिसमें कंपेयर किया गया है चिल्ड्रन को टू बर्ड्स इन देयर नेस्ट, या जो बच्चे जो हैं, जो टू देयर मदर्स लैप, अपनी माँ की गोद में जाके वो सर रख रहे हैं या वहाँ रेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कंपेयर किससे किया गया है, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट। अब अगेन क्या है, सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, कंफर्ट है, या नेचुरल ऑर्डर है। नाइन्थ और टेंथ लाइन में आपको क्या बताया गया है, इकोइंग ग्रीन जो है वो क्या बन रहा है, डार्कनिंग ग्रीन। अब अगेन क्या है, विजुअल कंट्रास्ट है या सिंबलिज्म है, जो कि अब किस चीज़ को भी बताता है। इकोइंग ग्रीन आपकी बर्थ है, आपकी लाइफ है जो स्टार्ट हुई है, और डार्कनिंग ग्रीन क्या है, एंड ऑफ योर लाइफ, कि जब आपकी ये जो ज़िंदगी की रौनकें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो आप पे ख़त्म हो या बीइंग ए मुस्लिम हमारा बिलीफ क्या है, द डे ऑफ जजमेंट, कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये पूरी दुनिया और जो पूरा निज़ाम है इसे ख़त्म किया जाएगा। तो अब वो जो दिन है वो अगेन क्या होगा, डार्कनिंग ग्रीन होगा। अब ओवरऑल क्या है, ये इवनिंग ऑफ लाइफ को
रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओवरऑल इस पोएम में क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।